बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राओं के लिए आज हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आज से पहले हमने पिछले वीडियो में आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने 5-6 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल की ओर प्रमुख कदम एवं प्रमुख घटनाएं, आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की प्रारंभिक समय सीमा के संबंध में प्रचलित मत, आधुनिक काल का उपविभाजन और आधुनिक काल का नामकरण विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा आज का जो चर्चा का बिंदु है, आज हमारा विशेष फोकस भारतेंदु युग पे रहेगा, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। और इसकी जो समय अवधि है, टाइम ऑफ पीरियड है, वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है, उसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं या बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, इसमें कुछ कमी है उनकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो मैं कुछ और सुधार करूँगा, वीडियो में और अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो कृपया करके सभी विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस पर टिप्पणी करें और सब्सक्राइब में कोताही ना बरतें, जिससे क्या है मैं और भी अच्छे वीडियो आपको प्रस्तुत कर सकूँगा। तो आज हमारा विशेष फोकस आधुनिक काल का जो हमने उपविभाजन किया है, जिसमें भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं या प्रमुख कृतियां और कृतिकार पर विशेष फोकस रहेगा। और यदि समय रहेगा तो हम भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का सर्जन किया है, उस पर हम ध्यान देते हैं। नंबर 1, रसरंग 1847 की रचना है। इसके रचयिता है ग्वाल कवि। नंबर 2, कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। इसके रचयिता है रामदास। ये सारे जो मैं आपको कृतियों के नाम और कृतिकार के नाम बता रहा हूँ, ये सब भारतेंदु युग के कवि है। अगली रचना है रसिक विनोद 1847। इसके रचयिता है चंद्रशेखर वाजपेयी। बिहारी सतसई की टीका नंबर 4 1845 से 1886 सरदार कवि ने इसका सृजन किया है। इसके रचयिता कृतिकार सरदार कवि है। जय जगदीश हरे, ये प्रार्थना है श्रद्धाराम फुल्लोरी की। राम स्वयंवर, इसके रचयिता है महाराज रघुराज सिंह। सत्य धर्म मुक्तावली, धर्म संवाद, बीज मंत्र, इसके भी
रचयिता है श्रद्धाराम फुल्लौरी। प्रेम मालका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, रासलीला, सत्सई श्रृंगार, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये सब रचनाओं के उक्त रचनाओं के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगली है नमी। अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी, पत्रिकाएं। आनंद कादम्बनी पत्रिकाएं हैं। भारत बधाई, प्रयास, रामगमन, ये जो सारी रचनाएं हैं, सब रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। दसवें नंबर पे प्रताप लहरी, मन की लहरें, प्रेम पुष्पावली, तृप तन्यताम, श्रृंगार विलास, गो संकट, लोकोक्ति शतक, रसखान शतक, ये सब रचनाओं के रचयिता है, कृतिकार है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 11वें नंबर पे प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, प्रेम हजारा, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत। ज्ञान प्रदीप का हंसदूत, ये पत्रिकाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इसके रचयिता है सब सारी कृतियों के। अगली है 12 नंबर पावस पचासा, हो होरी, सुकवि सतसई, प्रस्तार दीपक, शिव विवाह, संख्या सागर सुधा, कुंडली दर्पण, पातंजलि प्रतिबिंब, ललिता नाटक, आनंद मंजरी, समस्या पूर्ति, सर्वस्व, चतुरंग चातुरी, दयानंद मत, मूलोच्छेद, मानस प्रशंसा, कथा कुसुम, मलिना, सहस्त्रनाम रामायण, गद्य का मीमांसा, गो संकट, आश्चर्य वृत्तांत, ये सारी कृतियों के जो रचयिता है अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु इसके प्रमुख कवि हैं। 13वां भारत बारह मासा, देश दशा, तुखनी वाला, निस्साय हिंदू, महारानी पद्मावती, आर्य चरितामृत, स्वर्ग की सैर, स्वर्णलता, राजस्थान केसरी, दुर्गेश नंदिनी, इन रचनाओं के रचयिता है राधा कृष्णदास। 14 नंबर कुब्जा पच्चीसा, ये है नवनीत चतुर्वेदी, इसके रचयिता। 15वां है श्रृंगार सरोजनी, पायस पयोनिधि, राधामुख, षोडशी, षड ऋतु, इन रचनाओं के रचयिता है गोविंद गिल्ला भाई। 16वीं जो रचना है नग सिख नवोड़ा रत्न, इनके रचयिता है दिवाकर भट्ट। अगली है 17वीं बलवीर पचासा, रामकृष्ण वर्मा। 18वीं प्यारे प्रमोद, इसके रचयिता है राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे।
प्रेम सतसई 19वीं, गुलाब सिंह 20वीं, नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई, अधम उद्धार शतक दुर्गा दत्त व्यास। ये कुछ प्रमुख रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की है या पुनर्जागरण काल की ये रचनाएं हैं। प्रस्तुत वीडियो में मैंने उल्लेखित की है। अब आगे हम भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम ध्यान देंगे। भारतेंदु युग की कौन कौन प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है, इसकी जो क्या क्या टेंडेंसी थी, क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उन पर मैं छात्राओं का ध्यान आकृष्ट करूंगा। तो नंबर 1, सामाजिक चेतना का उदय। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है जिसमें हमने विभाजन किया था, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, हिंदी नवगीत, इस तरह हमने 7-8 भागों में आधुनिक जो कविता है उसके विविध जो सोपान किए हैं। उसमें हम पहला जो चरण है, पहला जो काल है, प्रथम जो काल है, उसको भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसकी समय सीमा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। सर्वमत ये है, सब विद्वानों ने ये इसकी समय सीमा मानी है, समय निर्धारित किया है। तो नंबर 1 विशेषता है भारतेंदु युग की सामाजिक चेतना का उदय। भारतेंदु युग में क्या है, रीतिकालीन जो श्रृंगारिकता है उससे क्या है, यहाँ आकर के कवियों का या विद्वानों का मोहभंग हो गया था। तो नई चेतना का इस समय उदय हो गया था और नवीन अंदाज में, नई भाषा शैली में, ब्रज भाषा से लगभग क्या है, इस युग में मोहभंग हो रहा था। हालांकि कुछ कृतियाँ ब्रज भाषा में भी इस समय सर्जन हुआ था। एक कवि थे जो द्विवेदी युग काल तक भी क्या है ब्रज भाषा में रचनाएं हैं, जिसका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसने उद्धव शतक लिखा है, वो ब्रज भाषा में ही है। खैर, कुछ कवियों को छोड़ करके ज़्यादातर कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में क्या है काव्यों का सर्जन किया है। तो नवीन चेतना में नवीन भाषा शैली और नए नूतन काव्यों का इसमें सर्जन हुआ था। तो सामाजिक चेतना का इस समय उदय हो गया था। कवियों ने क्या है, समाज का जो सोया हुआ वर्ग है उसको जागृत करने का, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना का इस युग में आकर के विकास हो गया था। तो एक भारतेंदु की एक पंक्ति के माध्यम से हम कि किस प्रकार से धर्म के जाल में जनता फंसी हुई थी, तो कवियों ने क्या है लोगों को जो अंधानुकरण है उससे मुक्त करने का प्रयास किया है। लिखा है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने, भारत दुर्दशा, उन्होंने एक नाट्यकृति का सर्जन किया है। उसमें लिखा था, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, कौन करे जो नहीं कसकत। यानी बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। धर्म की आड़ में क्या है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया जा रहा था। लेकिन यहाँ आकर के कवियों ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया।
धर्म की आड़ में लोग बाग अपनी रोटियां सेक रहे थे, तो कवियों ने क्या है जनता को जागृत किया है कि धर्म एक अफीम की तरह है। इसका नशा एक बार किसी व्यक्ति पर चढ़ जाता है तो उसको वो छोड़ नहीं पाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को सचेत किया था, जागृत किया था, चेतना का इसमें विकास हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र ने भी एक पंक्ति लिखी है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विद्वन की। मन की लहर इनकी एक कृति है, उसमें कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विद्वन की। बाल विधवाओं की जो विपत्ति है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस काल में कवियों ने किया है। तो समाज के अंदर तरह तरह की क्या है परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीतियाँ प्रचलित थी, उनको दूर करने का प्रयास किया था, जिसमें जातिवाद है, विधवाओं की है, अनमेल विवाह है, विधवाओं की जो दुर्दशा है, और कई तरह के जो समाज सुधार का काम किया है साथ साथ कवियों ने। और कई धर्म सुधारक आंदोलन भी हुए हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है। इन्होंने क्या है समाज उद्धार का, समाज सुधार का, एक तरह से सोशल रिफॉर्म का कार्य भी साथ साथ चलता रहा था। इस युग में चारों ओर क्या है चेतना का विकास हो गया था। अगली विशेषता की ओर अग्रसर होते हैं, नंबर 2 है राजभक्ति। इस युग में क्या है राजभक्ति या राज के प्रति लोगों में एक भक्ति का प्रचलन हो गया था। तो किस प्रकार से क्या है इससे मुक्ति मिल सकती है, इस ओर भी क्या है कवियों ने अपने प्रयास किए थे। कुछ पंक्तियां मैं आपको उद्धृत कर रहा हूँ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, प्रबल प्रतापी वीर धीर भारत के प्यारे, जय जय पंचम जॉर्ज श्रेष्ठ सम्राट हमारे। तो लोगों ने क्या है तत्कालीन जो वायसराय थे उनके प्रति राजभक्ति व्यक्त की है कि प्रबल प्रतापी धीर वीर भारत के प्यारे। प्रबल वीर और प्रतापी, भारत को अच्छी तरह से समझने वाले, भारत में एक क्रांति लाने वाले जॉर्ज पंचम, ये हमारे लिए श्रेष्ठ सम्राट सिद्ध हुए हैं। तो ये क्या है इन्होंने व्यंग किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात अति ख्वारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी क्या है ये व्यंग किया है। तत्कालीन जो राजभक्ति है उस पर उन्होंने ये कमेंट किया है, ये टिप्पणी की है। अगली विशेषता है नंबर 3 राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। भारतीय युग में आकर के लोगों में क्या है राष्ट्र के प्रति एक चेतना, एक राष्ट्रीयता की एकता, ये राष्ट्रीयता की भावना का इस समय उदय हो गया था, विकास हो गया था। और लोग बाग क्या है अंग्रेज़ों ने जो देश की दुर्दशा की है उसके प्रति लोगों का ध्यान गया था, और देख करके क्या है उस पीड़ा को, उस दुख को, उस दर्द को देख करके उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से पीड़ा का इजहार किया है, पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, हाय पंचनद हाय पानीपत, अजऊ रहे तुम धरणी विराजत, हाय चित्तौड़ निलज तू भारी, अजऊ खरो भारत ही मझारी। कि हाय पंचनद पंजाब, हाय पानीपत, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी
जिसमें क्या है मुग़ल बादशाह हार गए थे और देश पर क्या है अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। तो उन पर व्यंग किया है। अजऊ रहे तुम धरनी विराजत, तो आज भी आप धरती पे विराजमान हो, आपको तो नष्ट हो जाना चाहिए। हाय चित्तौड़ नलज तू भारी, चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। अजऊ खरो भारत ही मझारी, तू भारत के मध्य में आज भी खड़ा हुआ है, तुझे नष्ट हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इन कृतियों के माध्यम से देश में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रबल हो गई थी। लोग बाग क्या है देश के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार हो गए थे। कवियों ने क्या है देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। अगली चौथी जो भारतेंदु युग की विशेषता है, धार्मिक चेतना का आह्वान। कवियों ने क्या है धार्मिक चेतना के माध्यम से भी क्या है लोगों को जगाने का, जागृत करने का प्रयास किया था, चेष्टा की थी। कुछ पंक्तियों के माध्यम से धार्मिक चेतना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साधो मनवा अजब दीवाना, साधो मनवा अजब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप लुभाना। साधो मनवा अजब दीवाना, मनवा मन है वो बहुत ही दिलदार होता है। माया मोह जन्म के ठगिया, हे साधो हे सज्जनों, मन के क्या है अनुसार व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन चंचल और चोर होता है। ये क्या है माया मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में उलझ जाता है। लिखा है नहीं, माया मोह जन्म के ठगिया, तिनके रूप लुभाना। इनके रूप में, इनके सौंदर्य में, इनके जाल में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या है ये पंक्ति लिखी है। अगली पंक्ति देखिए, कहाँ करुणा नदी के सब सोए, जागत नहीं अनेक जतन कर, भारतवासी रोए। कहाँ करुणा नदी, करुणा के सागर केशव भगवान राम आप सो गए? अरे आपको जागृत होना चाहिए, अपनी खंग अपनी तलवार को हाथ में लेकर के दुश्मन का विनाश करना चाहिए। जागत नहीं अनेक जतन कर, हमने खूब प्रयास किया लेकिन आप निद्रा में सो रहे हो, गहरी निद्रा में सो रहे हो। जागत नहीं अनेक जतन कर, भारतवासी रोए। भारतवासी आपको जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप गहरी निद्रा में सो रहे हो। आप जाग जाइए, सचेत हो जाइए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगली जो पांचवी विशेषता है, श्रृंगार रस की व्यंजना। भारतेंदु युग में श्रृंगार रस का भी खूब प्रयोग हुआ है कृतियों में, रचनाओं। कवियों ने श्रृंगार रस में भी कविताओं का सृजन किया है। एक पंक्ति हम देख सकते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। अब यों डर आवत है सजनी, अब यों डर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियां। जग मोहन मोहनी मूरत के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। अब यों डर आवत है सजनी, हे सखी मुझे अब ये डर लग रहा है, मिल जाऊं गले लग के छतिया, छाती से मैं गले मिल जाऊं, आलिंगन हो जाऊं। जगमोहन मोहनी मूरत के बिना,
कैसे कटे दुख की रतिया, श्री कृष्ण के बगैर मेरी दुख की जो रातें हैं वो कैसे कट सकती है कि हे कृष्ण जल्दी से जल्दी क्या है मुझसे मिलो, मुझे दर्शन लाभ दीजिए। अगली छठी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का बहुत ही आलंबन और उद्दीपन रूप में भारतेंदु युग में भी चित्रण हुआ है। प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण भारतेंदु युग के कवियों ने किया है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पंक्ति लिखी है, नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्षी सोहोती, बिच बिच छेरती बूंद मध्य मुक्तामणि पहोती। नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्षी सोहोती। प्रकृति क्या है? प्रकृति का वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने, वनस्पति ने अपने हार, हीरक यानी हीरों की माला धारण कर रखी है। इस तरह क्या है, फुलवारी खिल रही है। बिच बिच छेरती बूंद मध्य मुक्तामणि पोती, कि मानो पुष्पों में क्या है, मुक्ता फल, मुक्ता मणि ओढ़ रखी है। तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण भारतेंदु युग में किया गया है, जिसमें उद्दीपन और आलम्बन दोनों रूपों में क्या है, इसका चित्रण हुआ है। अगली 7वीं विशेषता है अंग्रेजी राज की आलोचना। अंग्रेजी राज की आलोचना स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। अंग्रेज़ों की जो आलोचना की है, उनकी जो राजभक्ति है उस पर उन्होंने तीखे व्यंग किए हैं। चूरण अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना, जिसको खाते श्याम सलोना। हिंदू चूर्ण इसका नाम, विलायत पूर्ण इसका काम। चूर्ण ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। ये अंधेर नगरी से, इनका एक नाटक है अंधेर नगरी, और इसका पूरा नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उससे उद्धृत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। उन्होंने अंग्रेजी राज पे एक नाटक, एक दीप्ति नाटक के माध्यम से उन्होंने व्यंग किया है। अगली जो विशेषता है 8वीं, हास्य व्यंग से जीवंत काव्य। हास्य और व्यंग से युक्त क्या है, काव्य का सृजन भारतेंदु युग में हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र की एक पंक्ति है, जग जाने इंग्लिश हमें बाणी बस्त्री जोय, मिटे बदन पर श्याम रंग जन्म सफल तब होए। जग जाने इंग्लिश हमें, पूरा संसार क्या है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है। बाणी बस्त्री जोय, हमें बाणी और वस्त्र, ये क्या है, पहनने का, बोलने का सारा ढंग क्या है, ये अंग्रेजों की देन है। मिटे बदन पर श्याम रंग, लेकिन क्या है, हमारा बदन तो ढकता ही नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं लोग बाग। जन्म सफल तब होए, कि हमारा शरीर तो ढके। अंग्रेजों ने क्या है, हमको लूट लिया था। इस कारण से क्या है, प्रस्तुत तो पंक्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने ये हास्य और चुपता व्यंग किया है। समस्या पूर्ति, अगली जो विशेषता है 9वीं, समस्या पूर्ति से संबंधित क्या है, इस युग में, भारतेंदु युग में काव्यों का सर्जन हुआ है। एक समस्या दे दी, उसकी क्या है, पूर्ति करते थे कवि लोग। एक पंक्ति, यह सदा संग में डोले, सदा बिन देखे ने धीरज धारती है। छिनऊ जो विदेश परे हरिश्चंद्र,
तो चाल प्रलय की सुठांति है। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगली विशेषता है हिंदी प्रचार के लिए मिशन भाव। भारतीय युग में हिंदी का प्रचार प्रसार एक अभियान के रूप में चारों ओर व्याप्त हो गया था। एक पंक्ति में इसके लिए उद्धृत कर रहा हूँ। हिंदी भाषा है, यानी अपनी स्वयं की एक कोई भाषा होनी चाहिए। हम पराई भाषा पर हमको कभी भी क्या है गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। हम अपनी स्वयं की भाषा में क्या है हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक सशक्त भाषा का होना आवश्यक है। तो निज भाषा होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो अपनी स्वयं की क्या है निर्मित एक सृजित एक भाषा होनी चाहिए। सब उन्नति को मूल, सारी उन्नति विकास का ये एक मूल है, ये एक जड़ है। बिनु निज भाषा, बिना अपनी स्वयं की भाषा के हृदय का सूल मानी दर्द कांटा है वो दूर नहीं हो सकता है। जब तक अपनी स्वयं की कोई भाषा नहीं होगी तब तक। अनुवाद की प्रवृत्ति। भारतीय युग में क्या है संस्कृत के और अंग्रेजी भाषा के, अरबी फारसी के भाषाओं के जो काव्य है कृतियां हैं उनका हिंदी में अनुवाद हुआ था और हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया था इसके माध्यम से। अगली 12वीं विशेषता विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन। काव्य के अलावा भारतीय युग में उपन्यास, नाटक और रेखा चित्र, खैर ये तो बाद में आई थी, लेकिन उपन्यास है, निबंध है और आलोचना है, इसका खूब सृजन हुआ है। इसमें काफ़ी सारी कृतियाँ भारतीय युग में लिखी गई है। अब अगली अंतिम विशेषता है काव्य रूप, जिसमें ज़्यादातर खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, कुछ एक प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। अधिकतर प्रबंध काव्य कम लिखे गए हैं भारतीय युग में। और भाषा, दोनों भाषाएं थी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी क्या है काव्यों का सृजन हुआ था। कुछ कवि अभी भी क्या है ब्रज भाषा में काव्य का सृजन कर रहे थे। छंद अलंकार, तत्कालीन जो परंपरागत छंद और अलंकार है जिसमें धोआ, सौरठा, छप्पे, कुंडलियाँ, ये छंद है। अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, अनुप्रास है, प्रतीप है, आदि अलंकारों का इस युग में कवियों ने खूब प्रयोग किया था। और आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय युग के बारे में। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें और इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।